हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो दोस्तों, बहुत दिन से मेरा लेक्चर नहीं आया था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी। अब मैं वापस आ गया हूं, तो अब हमारे लेक्चर कंटिन्यू चलेंगे। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं आपको पहले इंडेक्स क्लियर करता हूं कि मैं आपको इसके अंदर क्या पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिटेल इन्फ्लेशन। क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन हाई आया है और कितना परसेंटेज आया है और इसका निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा। क्लियर? देन आफ्टर न्यू रूल फॉर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, नए रूल आ गए हैं। अब इस नए रूल में क्या है, गवर्नमेंट ने नए रूल क्या प्रपोज करे हैं और कैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, ये तक आपको क्लियर करूंगा। क्लियर? देन आफ्टर मोदी विल विजिट इन ब्राजील। ब्राजील में G20 की समिट होने जा रही है 2024 की, और इसमें मोदी साहब जाने वाले हैं। और मोदी साहब इसके साथ साथ दो कंट्री में और जाएंगे, नाइजेरिया और गुआना। क्या डिस्कस किया जाएगा ये भी जानेंगे। देन आफ्टर इंडिया CO2 इमिशन, कार्बन इमिशन कितना है इंडिया का, और जो अभी आप जान रहे हो बक्कू में मीटिंग है COP की चल रही है, और इसमें क्या मतलब इंडिया के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट बताए गए हैं, और अपन ये तक जानेंगे कि ग्लोबल CO2 इमिशन क्या है। और आपको अगर डिटेल में जानना है तो मेरे एडिटोरियल के जाइए, उसमें आपको एक क्लाइमेट फाइनेंस के नाम से एक वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्लाइमेट चेंज क्या होता है और वर्ल्ड में कार्बन इमिशन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है और कौन रिस्पॉन्सिबल है इस कार्बन इमिशन का। क्लियर? देन आफ्टर हम जानेंगे KP शर्मा ओली, जो कि PM हैं, कहाँ के? नेपाल के। ये चाइना जाने वाले हैं और इनकी फर्स्ट विजिट चाइना डिसाइड हुई है। अब देखेंगे इंडिया से क्यों चिड़े हुए हैं, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर थी जो आरजू दूबा मैम, वो आई थी इंडिया में, क्या डिस्कस किया, अब इंडिया कैसे, कौन कौन से पॉइंट है, और इसके साथ साथ और भी अपन न्यूज़ है वो मैंने मेंशन नहीं किया है, वो भी क्लियर करूंगा। क्लियर? चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रिटेल इन्फ्लेशन 14 मंथ हाई। देखो दोस्तों, अभी क्या है, अक्टूबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन आ गया है। क्या आ गया है? अक्टूबर मंथ का रिटेल इन्फ्लेशन आ गया है। NSO ने डेटा निकाल दिया है और कितना है, 6.24% रिटेल इन्फ्लेशन इन अक्टूबर मंथ। अब ये तो आ गया है, पर प्रॉब्लम क्या है सर? तो 14 मंथ अगर देखा जाए, 14 मंथ का सबसे हाई रिटेल इन्फ्लेशन आया है। ये कितना? 14 मंथ का सबसे हाई रिटेल इन्फ्लेशन आया है। और RBI ने तो पहले ही बोल के रखा है कि हमारा तो टारगेट है सिर्फ ओनली 4% रिटेल इन्फ्लेशन को रखना। ये एडजस्टेबल है, डाइजेस्टेबल है, 4% ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन। क्लियर? क्लियर? अब क्या है दोस्तों, अब इस पे पूरी कहानी डटी हुई है। क्या है? पूरी कहानी 4% पे है। अगर रिटेल इन्फ्लेशन 4% ही रहेगा तो ही रेपो रेट में चेंजेस आएंगे। क्या? रेपो रेट में चेंजेस आएंगे। अगर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 10 मीटिंग हो चुकी हैं, 10 मीटिंग तो कई हो गई हैं, पर 10 मीटिंग से रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं आया है। और रेपो रेट में चेंज नहीं आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं बढ़ेगी, और मार्केट में लिक्विडिटी तभी बढ़ेगी जब रेपो रेट कम हो जाएगा। क्लियर? तो अभी कितना रेपो रेट है? 6.5%। कितना है? 6.5%। और दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है, रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए मीटिंग भी है। किसकी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। और ये तक बोला जा रहा है कि 10 कंसेक्यूटिव मीटिंग से रेपो रेट को रिड्यूस नहीं किया है, और ये पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है कि 11th मंथ से, मतलब 11th मीटिंग से ये रेपो रेट कम हो सकता है दिसंबर के मंथ में। बट आप देखिए कैसे कम होगा, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन तो बढ़ते जा रहा है। इस महीने का रिटेल इन्फ्लेशन आया है अक्टूबर मंथ का 6.24%। तो आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि रेपो रेट रिड्यूस होगा?
मुझे तो नहीं लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में फिर से जो कमेटी होगी, मीटिंग होगी, अनचेंज रहेगा रेपो रेट, मुझे लगता है। अब इसका कारण क्या है? देखो दोस्तों, इसके कारण कई सारे हैं। इसके फैक्टर्स क्या है सर जी, ये बताइए। इसके कई सारे फैक्टर हैं। तो क्या है इसका पहला फैक्टर है हाई प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स, फूड, फ्रूट, देन आफ्टर मीट, फिश एंड ऑयल, एडिबल ऑयल। ये इसके सारे फैक्टर हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब क्वेश्चन बनता है कि सर आप ये बोल रहे हो, आपने रिटेल इन्फ्लेशन तो बता दिया, अब ये और बताइए कि हमारा फूड इन्फ्लेशन कितना रहा है। तो फूड इन्फ्लेशन रहा है अपना 10.87%। देख रहे हो कितना फूड इन्फ्लेशन हो गया है? 10.87% फूड इन्फ्लेशन हो गया है और डबल डिजिट में पहुंच गया है। आज इतनी महंगाई है कि आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, वो खाना खाना भी मुश्किल हो रहा है उसके लिए। सब्जियां इतनी महंगी होते जा रही हैं और फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गया है, जो कि है 10.87%। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप देखिए, इसके साथ साथ अब ये बेनिफिट मिला है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है। इंडस्ट्रियल का जो आउटपुट है वो बढ़ गया है। अब वो कितना है? तो किसने निकाला है? एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आया है 3.1%। तो देख रहे हो कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ गया है। कितना है? 3.1%। याद रखोगे। अब इसके फैक्टर क्या है? सर आप हर चीज के फैक्टर बता रहे हो, तो इसके भी फैक्टर बताइए। तो इसके भी फैक्टर है कई सारे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग सेक्टर अच्छा कर रही है। देन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी अच्छा हो रहा है। तो ये तीन सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज्यादा आया है। क्लियर? तो पूरी तरह समझ गए कि रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा अक्टूबर मंथ का एज पर दी एनएसओ डेटा, कितना 6.24%। और ये 14 मंथ का सबसे हाई रिटेल इन्फ्लेशन है। अब आपको लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में, जो दिसंबर में मीटिंग होनी है, उसमें रेपो रेट रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? हालांकि 10 कंसेक्यूटिव मीटिंग से रेपो रेट बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है, अनचेंज रहा है। अब हो सकता है कि नहीं हो सकता, यह सबसे बड़ा कारण बनता है। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखते हैं आरबीआई गवर्नर क्या डिसाइड करते हैं, शक्तिकांत दास जी क्या डिसाइड करते हैं हमारे गवर्नर जी। वो उन पर डिपेंड करता है कि रेपो रेट को कम करना है कि बढ़ाना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है न्यू रूल फॉर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखो इमेज का चली गई, ठीक है, पॉल्यूशन एक्ट। क्लियर? अब क्या है दोस्तों कि देखो आप जानते हो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये कब आया था एक्ट? 1974 में आया था। अब क्या है, ये उस टाइम इसलिए आया था कि वाटर को कंटिमिनेट होने से बचाना, वाटर को कंटिमिनेट होने से बचाना, गंदा पानी होने से बचाना और फ्रेश वाटर की एबिलिटी को एनहांस करना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मेन मोटिव क्या था कि रिड्यूस और कंट्रोल दी कंटिमिनेशन ऑफ वाटर को कंटिमिनेट होने से बचाना, कंट्रोल करना। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, आप जानते हो कि वाटर की कितना, यमुना देखिए आप,
यमुना में कितना पॉल्यूशन है। मैं एक रील देख रहा था, उसमें एक लेडीज वो अपने उस पॉल्यूशन जो झाग बनना था, जो भी पॉल्यूशन था, जो भी है वीकेंड से पॉल्यूशन है, उससे वो शैम्पू समझकर अपने बाल को साफ कर रही थी। अब उसे क्या पता कि ये शैम्पू नहीं है, इससे बाल साफ करने के बाद आपके पूरे बाल उड़ सकते हैं। ये पॉल्यूशन है, गंदगी है, इसको शैम्पू ना समझें। यमुना नदी में वो लेडीज बाल धो रही थी, उस गंदगी से शैम्पू समझ के, झाग समझ के बाल धो रही थी वो लेडीज, और इसके साथ साथ पीछे की लेडीज उसको देख के हंस रही थी। उस रील में मैंने ये देखा। तो लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए कि क्या गंदगी है, क्या गंदगी नहीं है। अगर आपको जब तक अवेयरनेस नहीं होगी कि गंदगी का मतलब क्या होता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। आपको लगता है कि आज की युग में कितना पॉल्यूशन हो गया है, मीन्स हर आपकी बीमारी रिलेट करती है पॉल्यूशन से। अगर ये पॉल्यूशन ना हो तो आपको कभी कोई बीमारी ना होगी। सिर्फ ओनली ये पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपको बीमार कर रहा है, और इसी पॉल्यूशन को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या गलत है, क्या पॉल्यूटेड है और क्या नॉन पॉल्यूटेड है। जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो अपनी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट कर लोगे आप डिसीज से। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। अगर आपके पास या आपके बगल में या आप खुद भी कंटिन्यूटेड कर रहे हो वाटर को, तो ये आपकी गड़बड़ी है। आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे बड़ी गलत कर रहे हो। आप खुद सोचिए ना कि मेंटलिटी चेंज करिए अपनी, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है कि ठीक है, आप उतना कंज्यूम करिए और फ्यूचर जनरेशन का भी सोचिए। दैट इज कॉल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपको ये सोचना पड़ेगा। अब देखो क्या है, नया रूल आया है जिसको बोलते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड imposing penalties रूल 2024। ये रूल आया है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल 2024। ये रूल आया है। अब इस रूल में क्या चेंजेस करे हैं? देखो क्या है कि गवर्नमेंट का सिर्फ ओनली एक ही टारगेट है कि वाटर को कंटिमिनेट होने से बचाना। आप जानते हो कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर वाटर कंटिमिनेशन का है कि जो इंडस्ट्रियल से एफ्लुएंट निकलता है, वीकेंड से गंदा पानी निकलता है, वो सीधे रिवर में जाता है और वो रिवर को पॉल्यूटेट करता है। आप जानते हो यमुना के संग क्या हो रहा है, यमुना रिवर में जितनी भी इंडस्ट्रियां वो अपनी गंदगी पूरी यमुना में छोड़ती हैं और इसी कारण यमुना पॉल्यूटेड होते जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसके लिए नया रूल निकल गया है और पेनल्टी और हैवी करने के लिए इंडस्ट्रियों के ऊपर और इसकी इंक्वायरी करने के लिए गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया है। और गवर्नमेंट ने रूल में क्या बोला है तो वो अपन समझते हैं। देखो सबसे पहला बोला है कि इट प्रोवाइड पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट to appoint the adjudication officers to hold इंक्वायरी। क्या है इसका मतलब कि ये रूल पावर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करे और ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। अगर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी पर्सन वॉयलेट करता है कौन से सेक्शन 41,
41A, 42, 43, 44 etc of the एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, और दी वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के इस सेक्शन को वॉयलेट करता है, कंट्रामेट करता है, और वाटर को एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री एफ्लुएंट निकलता है, ये सेक्शन सारे रिलेट करते हैं जो इंडस्ट्री से एफ्लुएंट गंदगी निकलती है जो नदी में जाती है उनको रोकने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात को। अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इंक्वायरी कैसे करेगा और ये कौन सी रैंक का होगा, इस रूल में ये भी बताया गया है कि क्या है दोस्तों, कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। देख रहे हो आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं, जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा वो जॉइंट सेक्रेटरी से कम रैंक का नहीं होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरी से कम रैंक का नहीं होना चाहिए। ये इसके रूल है। दूसरा रूल और कौन सा है, कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, और इसके साथ साथ जो रीजनल ऑफिस ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट का वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। ये सारी बॉडियां कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगेंस्ट एनी इंडस्ट्री और द पर्सन हु आर कंटिमिनेटिंग द वाटर। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो, और who are violating the section 41, 42, 41A, 44, 44A that relate to the industry effluent। क्लियर, मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और ये सारे रूल निकले हैं और रूल का नाम याद रखना, मेंशन करने में काम आएगा। मैं फिर से बताता हूं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन, मैनर ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग पेनल्टी रूल 2024। याद रखोगे, याद रखोगे। चलते हैं नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट है मोदी विल विजिट इन ब्राजील। देखो आप जानते हो कि G20 की समिट होने जा रही है, G20 की समिट होने जा रही है और ये है ब्राजील में। कहां पर है दोस्तों, ब्राजील में G20 की समिट होने जा रही है और मोदी साहब भी जाने वाले हैं। मोदी साहब की विजिट है 18 नवंबर से 19 नवंबर तक ये ब्राजील जाने वाले हैं। क्लियर, क्लियर। और G20 की समिट होने जा रही है और ये कहां पर होगी, कहां पर होगी, रियो दी जेनेरियो, रियो दी जेनेरियो, यहां पर होगी इसकी समिट। क्लियर, G20 की। और जानते हो आप 2023 की समिट कहां पर हुई थी, इंडिया में हुई थी, और 2024 की हो रही है ब्राजील के अंदर। अब इसमें क्या मोदी साहब एजेंडा लेके जा रहे हैं, तो सबसे पहला एजेंडा है ग्लोबल साउथ समिट। ग्लोबल साउथ समिट, सर ये क्या है ग्लोबल साउथ समिट, ये तो समझाइए। देखो ग्लोबल साउथ समिट का मतलब है कि आप समझिए इंडिया इसको 2 साल से मीटिंग कंडक्ट करा रही है ग्लोबल साउथ समिट की। अब इसका मेन मोटिव ये है कि जो साउथर्न कंट्रियां हैं, मोस्टली वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री या फिर वी कैन से डेवलपिंग कंट्रियां हैं, अब उनको भी पावर मिल सके कि वो वी कैन से वर्ल्ड इशू में पार्टिसिपेट कर सकें। और इसलिए क्या ग्लोबल साउथ समिट कराई जाती है, इंडिया करा रही है इसको, और इस पर डिस्कस करने के लिए बोला। दूसरा डिस्कस करने के लिए लेके आएगा एजेंडा क्लाइमेट। क्या है इनका मोटिव, क्लाइमेट और जियोपॉलिटिकल टेंशन।
क्या? जियोपॉलिटिकल टेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द एजेंडा ऑफ इंडिया इन G20 दैट विल बी हेल्ड इन 18th November and 19th November that will be attended by the मोदी साहब। क्लियर? इतना समझ में आ गया। देन आफ्टर, इससे पहले मोदी साहब और कहाँ जाने वाले हैं? तो देखो दोस्तों, ये दो कंट्री में और जाएंगे। दो कंट्री कौन कौन सी है? पहली है नाइजेरिया। कौन सी है? नाइजेरिया। और नाइजेरिया में ये पहले पीएम मोदी साहब जो जाने वाले हैं, मतलब मोदी साहब पहली बार जाएंगे। क्लियर? और 17 साल में कोई इंडिया का पीएम नाइजेरिया जा रहा है। कब जा रहा है? 17 ईयर के बाद कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री नाइजेरिया कंट्री में जा रहा है। अब नाइजीरिया में जाएंगे कब? ये तो नाइजीरिया में जाएंगे ये 16 और 17 नवंबर को ये नाइजीरिया में रहेंगे। और नाइजीरिया में क्या करेंगे? तो स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। किसमें? इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। किसमें? इंडिया और नाइजीरिया के बीच में स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है मेरी बात को? देन आफ्टर ये क्या करेंगे? एड्रेस करेंगे, एड्रेस दी इंडियन कम्युनिटी, एड्रेस दी इंडियन कम्युनिटीज लिव इन नाइजीरिया। जो भी नाइजीरिया में हमारे इंडियन सिटीजन रह रहे होंगे उनको एड्रेस करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? देन आफ्टर ये जाएंगे दूसरी कंट्री में जिसका नाम है गोवाना। क्या नाम है? गोवाना। अब ये कंट्री के बारे में तो आपने सुना होगा, 2017 प्रवासी दिवस के बारे में आपने सुना होगा। प्रवासी भारतीय दिवस, 17 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। तो उसमें ये यहाँ के प्रेसिडेंट, गोवाना के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। याद हो आपको? इंदौर में 17 प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था इंडिया का, और इसमें चीफ गेस्ट कौन थे? गोवाना कंट्री के प्रेसिडेंट। और उनका नाम क्या था? उनका नाम है इरफान अली। क्या नाम है? इरफान अली। आपको याद होगा कि गोवाना के प्रेसिडेंट है इरफान अली। ये 17 प्रवासी दिवस में ये चीफ गेस्ट थे जो कि इंदौर में हुआ था। और 18 कहां पर होना है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। याद रखोगे? याद रखोगे? तो देखो क्या है कि ये गोवाना जाने वाले हैं। क्लियर? ये गोवाना भी जाएंगे हमारे मोदी साहब। और जब भी G20 की मीटिंग होगी तो मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि G20 कैसे स्टार्ट हुआ और ऐसे कौन कौन से पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। चाहे वो लेक्चर बड़ा हो, चाहे 2 घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, पर मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट हो जाए CO2, इंडिया CO2 इमिशन न्यू डाटा 2024। देखो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो CO2 इमिशन है वो 2024 में, अगर देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल जो गाड़ियों से कार्बन इमिशन निकलता है, तो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 2024 में रहेगा 4.6%। देख रहे हो आप? 4.6% कार्बन इमिशन कहां से? सिर्फ ओनली फॉसिल फ्यूल से इंडिया का। याद रखना, ये 2024 का एक्सपेक्ट लगाया गया है। और अगर देखा जाए तो 2023 में इंडिया का फॉसिल फ्यूल से कार्बन इमिशन हुआ था 8.7%। 8.7% कार्बन इमिशन हुआ था। तो याद रखोगे। अब क्वेश्चन बनता है कि हालांकि मैं इसके लिए आपके लिए एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दिया है जिसमें मैंने आपको पूरे क्लियर किए हैं कि इंडिया का इमिशन कितना है और वर्ल्ड का इमिशन कितना है और इंडिया किस रैंक पे आती है एज अ कार्बन इमिशन, इन टर्म ऑफ कार्बन इमिशन। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ग्लोबली देखा जाए कार्बन इमिशन ऑफ कंट्री, तो सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन करता है चाइना और इसका रेशो है 23%। कितना है? देन आफ्टर USA,
यूएसए का है 13%। देन आफ्टर इंडिया, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 8%। देन आफ्टर यूरोप, यूरोप का कंट्रीब्यूशन है 7% इन कार्बन इमिशन। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये फैक्ट बताने का कारण यही है कि आप मेंशन करके आ जाओ कि कार्बन इमिशन कितना है, कितना एस्टिमेशन लगाया गया है कि कार्बन इमिशन कितना होगा फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर? ये सिंपल था, सिंपल सी न्यूज थी। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नेपाल में अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई थी और जिसमें क्या है कि पार्टी गिर गई थी और नए पीएम बने थे केपी शर्मा ओली। और ये नए पीएम का एक एजेंडा होता है, जैसे नेपाल का कोई भी पीएम बनता है तो फर्स्ट विजिट इंडिया में ही करता है। और इस बार क्या हुआ है कि केपी शर्मा ओली, कुछ बातें हैं इंडिया की अच्छी नहीं लग रही उन्हें, एक दो बातें मैं बताऊंगा आपको। तो क्या है कि ये चाइना जाने वाले हैं और उनका शेड्यूल भी डिसाइड हो गया है। दिसंबर के महीने में ये चाइना जाएंगे और डिस्कस करेंगे चाइना से ऑन पर्टिकुलर इशू। वो मैं बताऊंगा कौन कौन से इशू हैं। क्लियर? अब क्या है कि देखिए आप, ये इंडिया से इतना रूटे हुए हैं नेपाल। आपको लगता है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो नेपाल की इकोनॉमी है ना, ये इंडियन के पैसे से चलती है पूरी नेपाल की इकोनॉमी। अब कैसे? क्योंकि जितने भी अधिकतर नेपाली है ना वो इंडिया में ही रहते हैं। और आपने एक बात सुनी होगी रिमिटेंस के बारे में। तो रिमिटेंस क्या होता है कि अगर किसी भी कंट्री का फॉरेनर जब दूसरी कंट्री में रहता है और उसकी फॉरेन करेंसी जब कंट्री में अपनी कंट्री में बेचता है, दैट इज कॉल्ड अ रिमिटेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? और इंडिया मैं बता रहा हूं सिर्फ डेटा, इंडिया सबसे ज्यादा रिमिटेंस कमाने वाली कंट्री है। और नेपाल को जो रिमिटेंस सबसे ज्यादा मिलता है वो सिर्फ ओनली इंडिया से मिलता है। तो आपको लगता है कि नेपाल कंट्री इंडिया से बुरा मानकर या कुछ भी कर कुछ बातों का इशू बनाकर वो चाइना से रिलेशन बना लेगी? नेपाल कभी भी, मैं आपको बताऊं, एक कहावत है हमारे वीकेंड से कह सकते हैं, हिंदी में कहावत है कि कबूतर या पक्षी कितना भी उड़ ले वो लौटेगा अपने चिड़ियाघर में ही। चिड़ियाघर कह सकते हैं या घोंसले में ही, ये वो लौटेगा अपने घोंसले में। आपको पता है क्या हुआ? मालदीव्स ने क्या किया? मालदीव्स बड़ा प्रो चाइना चाइना कर रहा था, चाइना घूमा कहीं, लास्ट में कहां पर आया? इंडिया में आया। मैं आपको रियली बता रहा हूं, ये नेपाल का जो पीएम है केपी शर्मा ओली, ये कितना भी उड़ ले, ये कितना भी चाइना चले जाए, चाहे बांग्लादेश चले जाए, चाहे कहीं दूसरी कंट्री चले जाए, आएगा ये इंडिया में ही। क्योंकि इंडिया के बिना नेपाल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इंडिया के बिना नेपाल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। नेपाल का एग्जिस्टेंस सिर्फ ओनली इंडिया के लिए ही है। इंडिया का, चाइना कभी इतना सपोर्ट नहीं करेगी नेपाल का जितना इंडिया सपोर्ट करेगी, क्योंकि इंडिया रेसिप्रोकल रिलेशन नहीं रखती और चाइना हमेशा रेसिप्रोकल रिलेशन रखती है। उसका कोई ना कोई मतलब होता है। अपन समझते हैं न्यूज़ क्या है। देखो केपी शर्मा ओली जो पीएम है, जो कि नए नेपाल के पीएम बने हैं, वो जाने वाले हैं चाइना। और चाइना का शेड्यूल भी डिसाइड हो गया है इनका, ये दिसंबर के महीने में चाइना जाएंगे और ये इंडिया में नहीं आ रहे। नहीं तो हर बार कोई भी नेपाल का पीएम बनता है तो वो पहली विजिट इंडिया में ही करता है और इंडिया से डिस्कस करता है। अब ये चाइना जाने वाले हैं। चाइना में क्या डिस्कस करेंगे? एक तो करेंगे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में। किसके बारे में? बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि इनिशिएटिव है चाइना का कि कंट्री को कनेक्ट करना। क्या करना है? कंट्री को कनेक्ट को करना। बीआरआई का मेन मोटिव क्या है? बीआरआई का मेन मोटिव है कि चाइना का एक्सपोर्ट एनहांस करना। अगर कंट्रियां जुड़ जाएंगी चाइना से तो वो अपना इजी एक्सपोर्ट कर पाएगा। ये इसका मेन मोटिव है। और बीआरआई नेपाल ज्वाइन करने वाली है, नेपाल भी कनेक्ट होने वाली है बीआरआई से। क्लियर? देन आफ्टर ये डिस्कस करेंगे पोखरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेपाल का पोखरन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए चाइना से अप्रोच करेगा, ये डिस्कस करा जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि नेपाल इंडिया से क्यों चिड़ी हुई है? नेपाल इंडिया से क्यों कफा है? ऐसा क्या कारण है? तो देखो ऐसे कई सारे कारण हैं।
दो कारण है इसके, मैं बताऊं आपको। सबसे पहला है कि नेपाल चाहती है कि मुझे ओवर फ्लाइट एक और एक्सेस मिले, इंडिया से ओवर फ्लाइट का एक और एक्सेस मिले, जिससे मैं जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो उस तरीके से मैं इंडिया से पास हो सकूं। समझ रहे हो मेरी बात को? वो चाह रही है कि नेपाल की मुझे ओवर फ्लाइट एक्सेस मिल सके फिर से, जो नए एयरपोर्ट बनना है नेपाल के अंदर, अभी इंडिया इसको परमिशन नहीं दी है। और जितने भी नेपाल में जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वो लॉस में जाते जा रहे हैं। किस में जाते जा रहे हैं? लॉस में जा रहे हैं। और इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। दूसरी बात क्या है? इंडिया ऑब्जेक्टेड दी चाइना इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और नेपाल के प्रोजेक्ट पर। इंडिया और नेपाल के प्रोजेक्ट पे जो चाइना इन्वेस्ट करना चाह रही है, इंडिया उस पर ऑब्जेक्ट उठा रही है। दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड रीजन। क्लियर समझ रहे हो? पर मैं आपको सच्चाई बताऊं कि नेपाल कंट्री कहीं भी नहीं जाएगी। ये चाहे चाइना चली जाए, चाहे यूएस चले जाए, चाहे रशिया चले जाए, चाहे मंगोलिया चले जाए, चाहे कहीं भी चले जाए, पर ये वापस आएगी इंडिया में ही। कहाँ आएगी? इंडिया में ही। आपने देख ली मालदीव्स की क्या कंडीशन हुई। मालदीव्स का वो मोहम्मद मिजू हर पूरे विदेश में घूमे आया, चाइना घूमे आया, टर्की घूमे आया, यहाँ घूमे आया, यूएई घूमे आया। देन आफ्टर आया कहाँ पर? लास्ट में इंडिया के पास। इंडिया से मदद मांगी, फॉरेन रिजर्व बचा नहीं था। $440 मिलियन फॉरेन रिजर्व था, जो कि सिर्फ ओनली 7 दिन का फॉरेन रिजर्व था। 7 दिन तक इंपोर्ट कर सकता था। तो दूसरी बात मांगा, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दीजिए मुझे इंडिया, तभी इंडिया ने अप्रूव किया लाइन ऑफ क्रेडिट देना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो नेपाल कहीं भी भटक ले, नेपाल कहीं भी भटक ले, वापस इसको इंडिया ही आना है। समझ रहे हो मेरी बात को? वापस इसको इंडिया ही आना है। तो आप पूरी तरह समझ होंगे कि मेरा इशू क्या है, कि मैंने आपको ये न्यूज़ क्यों बताई है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है एडेप्टिव डिफेंस। क्या है? देखो, मैंने आपको कुछ टाइम पहले दो टर्मिनोलॉजी बताई थी। एक बताया था काइनेटिक वारफेयर और एक बताया था नॉन काइनेटिक वारफेयर। काइनेटिक वारफेयर क्या होता है? जब कोई दो कंट्री आपस में लड़ती हैं और वो फिजिकली सोल्जर का यूज करती हैं, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक वारफेयर। और नॉन काइनेटिक वारफेयर क्या है? कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना, ड्रोन का यूज करना, प्रॉक्सी वार करना, तो दैट इज कॉल्ड नॉन काइनेटिक वारफेयर। अब क्या है? नॉन काइनेटिक वारफेयर से वी कैन से चैलेंज को फेस करने के लिए इन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने एक कॉन्फ्रेंस में एक टर्मिनोलॉजी दी, एडेप्टिव डिफेंस। ये एडेप्टिव डिफेंस क्या है? तो ये एडेप्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करना अगेंस्ट दी चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, और फ्यूचर चैलेंजेस को भी फेस करना। दैट इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ दी एडेप्टिव डिफेंस। आप जानते हो कि लड़ाई में कितने नई नई टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है, इवन मिसाइल और कई सारी आर्म एंड एम्यूनिशन यूज करे जा रहे हैं। अब इनसे चैलेंज को फेस कैसे करोगे? तो हमें भी इस 21 सेंचुरी में बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफेंस को चेंज करना पड़ेगा। और एडेप्टिव डिफेंस का मतलब ये होता है कि नए डिफेंस को एडॉप्ट करना, जिससे हम प्रेजेंट चैलेंजेस को फेस कर सकें। क्या कर सकें? प्रेजेंट चैलेंजेस को फेस कर सकें। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ द एडेप्टिव डिफेंस। समझ रहे हो? सिर्फ ओनली ये बताना था आपको, क्लियर करना था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी टेस्ट फायर कर दिया है। क्या? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका टेस्ट कर लिया है। किसका? लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट कर लिया है इंडिया ने। अब ये क्या है? तो देखो दोस्तों, ये है न्यू वेरिएंट ऑफ निर्भया मिसाइल का न्यू वेरिएंट है, याद रखना। अब इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है दोस्तों 1000 किलोमीटर।
कितनी है 1000 किलोमीटर, और ये 1000 किलोमीटर तक एनिमी के टारगेट को अटैक कर सकती है। लैंड पर कोई भी टारगेट को ये अटैक कर सकती है, और इसका वीकेंड से एफिशिएंसी इतनी अच्छी है इस मिसाइल की, ये एग्जैक्ट टारगेट करेगी, याद रखना। तो डीआरडीओ ने एक और मिसाइल ऐड कर ली है, न्यू वेरिएंट ऑफ निर्भया, जिसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज ऑफ लैंड अटैक वीकेंड से क्रूज मिसाइल। याद रखोगे, याद रखोगे। तो ये है मेन, ये थी न्यूज़ कब तक की, 13 नवंबर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अब आपके वीडियो रेगुलर आएंगे, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। क्लियर।